नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। शहरियत तरमीमी कानून 2019 यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के सिलसिले में इस साल जुलाई तक कायदे और ज़ाब्ते यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे। उमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि इस बारे में लोकसभा की मुताल्लिका कमेटी को इस साल 9 अप्रैल तक का, जबकि राज्यसभा की कमेटी को 9 जुलाई तक का वक्त दिया गया है ताकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मुरतब कर सकें। ये कानून पिछले साल 10 जनवरी से लागू हो चुका है। एक और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगल के रोज नक्सलियों ने डीआरजी जवानों से भरी बस में ब्लास्ट कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए जबकि 14 जख्मी बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट के दौरान बस में 24 जवान सवार थे। इत्तला मिलते ही बैकअप फोर्स को मौके पर रवाना कर दिया गया। सभी जवान एक ऑपरेशन में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस वाकये की तस्दीक की है। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज ने बताया कि नारायणपुर में नक्सल मुखालिफ एक मुहिम के बाद डीआरजी फोर्सेस वापस लौट रही थी। उसी दौरान एक आईईडी ब्लास्ट में बस के ड्राइवर समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस वाकये में एक जवान संगीन रूप से जख्मी हुए हैं और 12 जवानों को मामूली चोटें लगने की जानकारी मिली है। जख्मी जवानों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले के कड़ेनार इलाके में धौड़ाई और पल्लेनार के बीच घना जंगल है। नक्सलियों ने यहीं पर घात लगाकर बस को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया। बताया जा रहा है कि ये जवान मंदोड़ा जा रहे थे। ये शक जाहिर किया जा रहा है कि शहीद जवानों की तादाद बढ़ सकती है। फिलहाल जवानों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन जारी है। मकाम हादसा पर जायद रीइंफोर्समेंट पार्टी भेजी गई है। अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना की टीकाकारी मुहिम के हवाले से हुकूमत हिंद ने अहम फैसला करते हुए 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। अब 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद का कोरोना का वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। ये सभी कोरोना का टीका लगवाने के अहल होंगे। मरकजी हुकूमत के इस ऐलान से आने वाले दिनों में कोरोना की टीकाकारी मुहिम में तेजी आने के कवी इम्कानात हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मंगल के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐलान करते हुए कहा कि लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा और उन्हें आसानी से सरकारी या प्राइवेट सेंटर से वैक्सीन हासिल हो जाएगी। ख्याल रहे कि ताहाल मुल्क में तिब्बी अहलकारों, कोरोना जंगजुओं के अलावा 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले और 45 साल से ज़्यादा उन अफराद को जो मोहलिक बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें टीके दिए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब तक मुल्क में 4 करोड़ 85 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि कोरोना की दूसरी खुराक भी तकरीबन 80 लाख अफराद को दी गई है। So today, Cabinet discussed one important issue of more vaccinations, as we have already achieved speedy and good vaccination campaign. Till today, we have provided vaccinations to the tune of 4 crore 85 lakh. Vaccines have been administered. In last 24 hours, more than 32 lakh vaccines were administered. As you know, all the health and frontline workers and people above 60 were allowed to, in batches, in phases to take vaccines, and even it was allowed that anybody above 45 age with comorbidities will also get vaccine. But now today, after discussion and the advice from the task force and scientists, this is decided that from 1st April, the vaccine will open for everybody above 45 years of age. So we request that all eligible people should immediately register from 1st April and get vaccinated. आज सुबह तक सर 4 करोड़ और 85 लाख लगभग लोग जो है भारत में वैक्सीन की डोज ले चुके हैं, यानी इतनी डोजेज। और
कल में सर, कल लास्ट 24 आवर्स में 32,53,095 यानी 53,095 लोगों ने कल में सर वैक्सीनेशन लिया। और हमने अभी कल का में जो सारे वर्ल्ड में यानी कि जितनी वैक्सीन उस पर्टिकुलर डे में लगती है उसका 30-40% उस पर्टिकुलर डे पर जो है भारत में लग रहा होता है। और इसलिए इसमें सर कोई मेरा ख्याल से, और जहां तक आपने वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में कहा, उसके बारे में बहुत सारा कैंपेन चलाने के बाद ही जो है ये स्थिति आई है कि आज जो है ये आप देखिए कि जो सर 7 लाख और 84,612 सेशंस हो चुके हैं। हमारे 60 साल से ऊपर के भी 2,02,31,137 लोग सर इतनी शॉर्ट समय के अंदर जो है ये प्रक्रिया 1 मार्च को शुरू हुई थी। 2 करोड़ से ज़्यादा हमारे 60 साल से ऊपर के लोग ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं। आज सुबह तक सर हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 40,611 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई, 29,735 ठीक हुए और 197 की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले यानी इतवार के रोज 47,009 केसेस आए थे। बीते एक हफ्ते में पहली बार नए केसेस में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 14 मार्च को 26,413 केसेस आए थे और उसके अगले दिन 24,437 अफराद मुतासिर पाए गए थे। 15 मार्च के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। बीते 24 घंटे में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 10,676 बढ़ा। अभी 3,42,344 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये तादाद आज 3.5 लाख के पार हो सकती है। मुल्क में अब तक 1,16,86,330 लोग इस वबा की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,11,79,059 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,60,000 से ज्यादा ने जान गंवाई। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना के बेकाबू हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर 10 मुल्कों के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर आता है। रियासत में अब तक 25,04,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और ये मुल्क की सबसे मुतासिरा रियासत बन चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 4,05,000 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई और 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दुनिया में अब तक 12 करोड़ 38 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 10 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए और 27,35,000 लोगों की मौत हुई। फिलहाल 2 करोड़ 12,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी दरमियान जर्मनी में कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से लॉकडाउन 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा कि यहां हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। वायरस पर काबू पाने के लिए सख्त पाबंदियां लगाए जाने की जरूरत है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लोग 5 दिन तक घर पर ही रहे। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बीते हफ्तों में कोरोना की वजह से होने वाली अमवात पर तशवीश का इजहार किया। मारिया वेन कारखोवे ने कहा कि पिछले 6 हफ्तों में लगातार अमवात की तादाद में कमी दर्ज की जा रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते इसमें बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। नए केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसी वजह से अमवात में भी इजाफा देखा जा रहा है। यह हमारे लिए फिक्र का बायस है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 412 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 3 अमवात हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,02,867 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,674 है। जीएचएमसी के हुदूद में 103 केसेस दर्ज हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के बीच पंजाब से डराने वाली खबर आई है। पंजाब से जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भेजे गए 401 सैंपलों में से 81% में ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वेरिएंट की तस्दीक हुई। रियासत में अचानक से बढ़े कोरोना के मामलों की वजह से इसे माना जा रहा है। वजीर आला अमरिंदर सिंह के सलाहकार रविल ठुकराल ने कहा कि सीएम ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 60 से कम उम्र के लोगों को भी शामिल किया जाए। वहीं राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने बेंगलुरु के डॉक्टर देवी शेट्टी की सलाह की मिसाल देते हुए कहा कि डॉक्टर शेट्टी की यह राय मुनासिब लगती है कि 20 से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने कामों से घरों से बाहर रहते हैं और सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। सूरत सिविल हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहां एक खातून प्यासी तड़पती रही, सांस फूल रही थी, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं था। देवर को वीडियो कॉल करके मदद की गुहार लगाई।
इसके बाद खानदान वालों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर वार्ड के मुलाजिमीन तक को फोन किए, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन सुबह 20 मार्च को खातून को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पूनम बेन के देवर दीपक ने बताया कि भाभी ने 19 मार्च की रात को जब वीडियो कॉल किया था तब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। पूनम बेन ने 18 मार्च को हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। इससे पहले उनका कोविड टेस्ट किया गया था। पहली रिपोर्ट नेगेटिव रही। डिलीवरी के बाद दोबारा टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तब पूनम को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। विजयनगर सोसाइटी में रहने वाली पूनम की शादी 9 साल पहले तुषार जेठे से हुई। उनकी एक बेटी पहले से है। पूनम के देवर का कहना है कि बच्ची के जन्म के फौरी बाद डॉक्टरों ने बताया कि भाभी को की ये किडनी फेल हो गई। उनका कहना है कि जब पहले कभी भी किडनी का कोई मसला नहीं था तो बच्ची होते ही किडनी फेल कैसे हो गई, इसमें तय है कि डॉक्टरों की तरफ से कोई लापरवाही हुई है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि 14वें मालियाती कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक किसी भी रियासत को स्पेशल स्टेट का दर्जा देने का इल्तिजाम खत्म कर दिया गया। लोकसभा में मंगल के रोज वक्फे सवाल के दौरान एक ज़मनी सवाल का जवाब मरकजी वजीर बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों को तरक्याती कामों के लिए माशी पैकेज की इमदाद देती है। रियासतों के महसूलात नुकसान को देखते हुए मरकजी इल्तिजामात के तहत ग्रांट की रकम जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश 9 तश्कील एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कई मसाइल हैं जो रियासत को बाहमी इत्तेफाक राय से सुलझाने हैं और उसमें मरकजी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। मरकजी वजीर ने कहा कि वजारत खजाना ने रियासतों की हमाजहत तरक्की के लिए बड़ी रकम जारी की है, लेकिन खुसूसी रियासत का दर्जा देने का इल्तिजाम अब खत्म हो गया है। मिला है आंध्र प्रदेश को वित्त मंत्रालय के विशेष विकास पैकेज के तहत 2014-15, 15-16, 16-17 और 19-20 के दौरान रायलसीमा और उत्तर तटीय क्षेत्र के विकासात्मक गतिविधियों के लिए आंध्र प्रदेश के 7 पिछड़े जिलों के लिए प्रत्येक जिलों को 50 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से आंध्र प्रदेश को 1400 करोड़ की राशि दी। एक सर, उसमें विशेष दर्जा की बात नहीं, विशेष पैकेज उसको जरूर दिया गया है उसके विकास के लिए। 14वें वित्तीय आयोग ने 2015 और 20 की अवधि के लिए 22,113 करोड़ रुपयों की अनुशंसा की थी। उसमें से उस 15-20 के दौरान अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 22,111 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। 15वें वित्त आयोग में 2020-21 के लिए आंध्र प्रदेश को 5,897 करोड़ रुपए की राशि की अनुशंसा की थी, वह भी राज्य को प्राप्त कर दिया गया है। उसके अलावा जितने भी उनकी जो विशेष बातें हैं, कई उलझने उसमें हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसमें हम लोगों को राज्य को ही सलटाना है और इसके लिए जितनी बैठकें हुई हैं 32 मामले ऐसे थे अध्यक्ष महोदय जिसके लिए आंध्र प्रदेश ने अपनी बातों की अपनी मुद्दों की एक सूची गृह मंत्रालय को भेजा जरूर था और चूंकि वह विषय तेलंगाना और राज्य आंध्र प्रदेश के बीच है, वह 32 कार्यों की सूची, उन 32 मुद्दों की सूची गृह मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य को भेज दिया है। ठीक है, धन्यवाद। ताकि उसके प्रकृति के अनुसार उसके मंतव्य उस पे आए, लेकिन तेलंगाना के द्वारा अभी तक कोई धन्यवाद जी उत्तर नहीं मिला है और यह समझ रहे हैं। मैं एक बार आग्रह करूंगा। लोकसभा में अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की पॉलिसी सबको साथ लेकर चलना नहीं है और उसके फैसलों से चंद लोगों को फायदा हो रहा है, लिहाजा माशरे में माशी अदम मसावत बढ़ रही है, लेकिन हुकूमत ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के अमर सिंह ने मंगल को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2021 पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो सच्चाई को कबूल नहीं करती और हर कमजोरी को झूठ से पर्दा करने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा से पहले ही मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत खराब थी और कोरोना दौर में उसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हैरत की बात यह है कि हुकूमत ने कभी कबूल नहीं किया कि मुल्क की माशी हालत बेहतर नहीं है। इंटरनेट है और जो सबसे बड़ी बात नजर आ रही है इस मुल्क में, और मैं धन्यवादी हूं वित्त मंत्री जी मेरी बात सुन रहे हैं आप, इस मुल्क के जिस स्पीड से इनइक्वालिटी ना बराबरी बढ़ रही है
और आप एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार मेंशन करने को तैयार नहीं है। आपकी अपनी फिगर 2017 की कह रही है कि 73% ऑफ वेल्थ जनरेटेड इन द कंट्री वेंट टू 1%। दिस इज ऑल ऑफिशियल फिगर्स। किधर को मुल्क ले जा रहे हैं उसका मेंशन तक नहीं बजट में किया गया। वो मैं अपने भाषण में बात कहूंगा। एक तो बातें और बजट में नॉर्मल कहनी है कि अब 1 साल से ज्यादा समय हो गया, इकोनॉमी के तो सभी जगह नुकसान हुआ। 8 सेक्टर जो मेन अपन इकोनॉमी के कहते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, सबका नुकसान हुआ। लेकिन हम अभी तक ऑर्गेनाइज सेक्टर की फिगर पे मुल्क चलाए जा रहे हैं, जीडीपी फिगर चलाए जा रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि 1 साल तो बहुत बड़ा समय होता है। एनएसएस को लगा के, एनएसएसओ को एक कोई सैंपल सर्वे करा के अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना नुकसान हुआ, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर 45 to 50% ऑफ द इकोनॉमी है और इतना ही करीब वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो उस सेक्टर को करीब 50% सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। लोकसभा में मंगल के रोज शहीद दिवस के मौके पर अजीम इनकलाबी शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खिराज अकीदत पेश किया गया। वक्फे सवाल के आगाज से प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेमजी भाई सोलंकी ने कहा कि अजीम मुजाहिद आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने आज ही के दिन मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी। शहीद दिवस के मौके पर उनकी कुर्बानी को याद करते हुए ये ऐवान तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश करता है। ऐवान के अरकान ने कुछ वक्त खामोश रहकर तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। जिन्होंने वर्ष 1931 में आज ही के दिन हमारी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर किए थे। कृपया बैठ जाइए, भगत सिंह को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस अवसर पर हम इन तीनों महान शहीदों की देशभक्ति और बलिदान की भावना को सिर झुकाकर नमन करते हैं। सभा शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव तथा अन्य सभी सदस्यों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के संग्राम में अपने जीवन की आहुति दी थी। अब यह सभा हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहेगी। ओम शांति। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आम आदमी इसी कहावत के साथ जिंदगी बिता रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर यह कहावत कुछ ऐसी हो जाएगी। आमदनी बढ़ी 35% और पेट्रोल पर टैक्स करीब 220% और डीजल पर 600% बढ़ गया। यह आंकड़े मोदी सरकार के 2014 के दौरान इख्तिदार में आने से अब तक के हैं। पीर के रोज लोकसभा में हुकूमत ने खुद ही बताया कि पिछले 6 साल में पेट्रोल डीजल से उनका टैक्स कलेक्शन 300% बढ़ गया। जब मई 2014 में मोदी हुकूमत इख्तिदार में आई तो 1 लीटर पेट्रोल पर टैक्स 10 रुपये 38 पैसे था और अब यह बढ़कर 32 रुपये 90 पैसे हो गया। डीजल पर सरकार मई 2014 में 4 रुपये 52 पैसे टैक्स लेती थी, जो अब 31 रुपये 80 पैसे हो गया। मई 2014 में पेट्रोल के दाम 71 रुपये 41 पैसे और डीजल 56 रुपये 71 पैसे पर था, लेकिन इस वक्त पेट्रोल के दाम 91 रुपये 17 पैसे और डीजल के औसतन दाम 81 रुपये 47 पैसे पर आ गए हैं। इस दौरान दाम के लिहाज से पेट्रोल करीब 30% और डीजल करीब 45% महंगा हो गया, लेकिन इसमें लगने वाला टैक्स 220% पेट्रोल के लिए और करीब 600% डीजल का बढ़ गया। मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए जुमला 72,160 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन हुकूमत 2020-21 के 10 महीनों में ही 2,94,000 करोड़ रुपए कमा चुकी है। दूसरी तरफ आपकी आमदनी की बात करें तो यह 2014 से 2021 के बीच सिर्फ 36% बढ़ी है, अगर बढ़ी हो तो।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014-15 में फी शख्स की आमदनी यानी पर कैपिटा इनकम 72,889 रुपीज सालाना थी, जो 2020-21 में 99,155 रुपए हो गई। पिछले एक साल में मुल्क की पर कैपिटा इनकम में करीब 9% की गिरावट दर्ज की गई। 2019-20 में पर कैपिटा इनकम 1,08,000 रुपए सालाना थी। ये 2020-21 में घटकर 99,155 रुपए पर एनम यानी सालाना इतनी आमदनी हो गई। वहीं मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल के टैक्स से अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच 2,44,000 करोड़ रुपए कमाए। ये 2020-21 के पहले 10 महीने में ही 2,94,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले हुकूमत पेट्रोल और डीजल से इस साल के 10 महीनों में ही 23% ज्यादा कमा चुकी है। आपको तो पता ही होगा कि पेट्रोल डीजल कच्चे तेल से बनता है और कच्चे तेल के दामों का असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सीधे तौर पर पड़ता है। मई 2014 में जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली बार वजीर आजम बने, तब कच्चे तेल की कीमत $106 फी बैरल थी। वहीं अभी कच्चे तेल की कीमत $63 फी बैरल पर है। इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम घटने के बजाय बढ़कर 100 रुपए के करीब हो चुके हैं। इस साल पेट्रोल डीजल के दाम जनवरी में 10 बार और फरवरी में 16 बार बढ़े हैं, जबकि मार्च में कीमतें स्टेबल हैं, मुस्तहकम है। इस लिहाज से 2021 में अब तक पेट्रोल डीजल के दाम 26 बार बढ़ चुके हैं। 2021 में अब तक पेट्रोल 7 रुपए 36 पैसे और डीजल 7 रुपए 60 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की सबसे ज्यादा कंजम्पशन ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। दाम बढ़ने पर यही दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि ये इंडिया के आम आदमी से जुड़े सेक्टर्स हैं। इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से हिंदुस्तान के आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से खेती से लेकर उसे मंडी तक लाना महंगा हो गया। इससे आम आदमी का बजट बिगड़ सकता है। डीजल की जुमला कंजम्पशन का 99% ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। मौजूदा जो ट्रांसपोर्ट निज़ाम है उसमें हर रियासत अपने हिसाब से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाता है। मरकज भी अपनी ड्यूटी और सेस अलग से वसूल करता है। पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस अभी करीब 32 रुपए है, यानी सिर्फ 32 रुपए में आपको उसूलन पेट्रोल मिलना चाहिए, जो कि टैक्सेस के साथ मिलाकर 100 रुपए के करीब पहुंच गया। इस पर मरकजी हुकूमत 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी ले रही है। इसके बाद रियासती हुकूमत अपने हिसाब से वैट और सेस वसूल करते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज वेस्ट बंगाल की गोसाबा में रैली को मुखातिब किया। शाह ने अपनी तकरीर की शुरुआत में शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गरीबों की तरक्की के लिए 115 स्कीमें बनाई, लेकिन यहां ममता दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं। माता की जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की, भारत। शहीद दिन है आज के ही दिन। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमकर अपने प्राणों की आहुति मां भारती को स्वतंत्र करने के लिए दिए थे। मैं तीनों शहीदों को प्रणाम कर हम सभी की ओर से वो हुतात्मताओं को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं बंग भूमि के रक्षक महाराजा प्रतापादित्य, जिन्हें मुगलों से लड़ते लड़ते सालों तक ये बंग भूमि की रक्षा करी, उनको भी मैं याद करना चाहता हूं। रायचरण सरदार, शिवनाथ शास्त्री जैसे महान समाज सुधारक, कन्हैयालाल भट्टाचार्य और शहीद विश्वजीत धोराई जैसे देशभक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूं। और आज मैं यहां आया हूं, मन में दुख लेकर भी आया हूं। ये बंगाल की भूमि ने
पूरे देश को स्वतंत्रता की लड़ाई में नेतृत्व दिया। गुरुवर टैगोर, प्रफुल्ल चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, न जाने कितने कितने हमारे शहीद लोगों ने यहां पर अपने जान न्यौछावर किए। और नेताजी को कैसे भूल सकते हैं? सुभाष बाबू ने उस जमाने में हजारों किलोमीटर की यात्रा काटकर अंग्रेजों को दिन में तारे दिखाने का काम किया था। मित्रों, दिन में तारे। बिहार असेंबली के बजट सेशन के 20वें दिन आज पुलिस रिफॉर्म्स बिल 2021 की मुखालिफत में जबरदस्त हंगामा हुआ। 4 बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद अपोजिशन के मेंबर्स ने असेंबली स्पीकर विजय सिन्हा को उनके ही चेंबर में यरगमाल यानी हॉस्टेज बना दिया। डीएम और एसएसपी के साथ धक्का मुक्की की गई। चैम्बर के पास अपोजिशन के एमएलएस पुलिस एहलकारों से भी भिड़ गए। इसके बाद एक एक करके अपोजिशन के एमएलएस को सिक्योरिटी एहलकार बाहर फेंकने लगे, जिसमें मखदूमपुर से आरजेडी एमएलए सतीश कुमार दास बेहोश हो गए। इसके फौरी बाद असेंबली की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐवान की कार्रवाई 3 से 4 मिनट ही चल सकी। विधायकों को पीटा गया, यहाँ पे विधायकों को घसीटा जा रहा है लगातार। बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया सामने आया है, जिसमें एक पुलिस अफसर समेत 10 अफराद की मौत हो गई है। यह वाकया पीर के रोज कोलोराडो रियासत में ग्रॉसरी यानी किराने के सामान की एक बाजार में हुआ, जहां एक बंदूकबाजार अचानक से फायरिंग करने लगा, जिससे 10 अफराद की मौत हो गई। ऐनी शाहिदीन ने गोलीबारी के इस वाकये का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। पीर के रोज मुश्तबा शख्स अचानक ग्रॉसरी स्टोर में दाखिल हुआ और तकरीबन 2:30 पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने बताया कि मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस दरमियान व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर जो बाइडेन को इस वाकये की इत्तला दे दी गई है। We've got injured parties on the ground. 911 now, people. We don't know if there's a shooter, active shooter somewhere. Could be in the store. माली से मुतसिल नाइजर की हंगामी खैज सरहद के पास वाक़े एक गांव में मोटरसाइकिल सवार बंदूक बरदारों ने हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 137 अफराद मारे गए हैं। हुकूमत ने उसे हाल ही में हुए सबसे मुहलिक तशद्दुद करार दिया। हुकूमत के तर्जुमान अब्दुल रहमान जकरिया ने इतवार को हुए इस हमले की तस्दीक पीर को की। नाइजर की इस यहाँ पे वहाँ के जो सदर है मोहम्मद बजोम की चुनाव में जीत की तस्दीक भी की थी। नाइजर में इंतखाबात फरवरी में हुए थे। बजोम मुल्क के नए सदर होंगे। वो 2 अप्रैल को सदर के ओहदे का काम संभालेंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।